इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी कि अब इकोनॉमिक्स नहीं रह गई, अब वो जियो पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब जियो इकोनॉमिक्स हो चुकी है। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है? ये चीजें नेचुरल नहीं है, ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी कि अब इकोनॉमिक्स नहीं रह गई, अब वो जियो पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब जियो इकोनॉमिक्स हो चुकी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो चुकी है। तो अभी लगातार जो उसका मैसेज था वो ये था कि पूरी दुनिया में अब जो जियो पॉलिटिक्स है, जो लड़ाइयां, जो सत्ता है, वो बहुत कुछ अब डिसाइड करेगी। तो आज मैं आपसे वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत खास चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो ये बात र्यूमर आपने देखा होगा, कोविड जैसी सिचुएशन की बार बार चर्चा हो रही है, बार बार चल रहा है, क्या होने जा रहा है, और इसके पीछे इन महाशक्तियों का एक बहुत भयानक गेम चलने जा रहा है। तो कल से मैंने एक नया चीज शुरू किया था, मैंने आपसे इंफोग्राफिक बेस, 3D मैप बेस मैंने आपके साथ एक डिस्कशन शुरू किया। उसमें बहुत लोगों का फीडबैक आया कि काफी हमें विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी हो रही है, जो डेप्थ है वो बहुत हमें अच्छी मिल रही है, और हर स्लाइड में एक मेंस का क्वेश्चन जो है हमने इंक्लूड किया है, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस पर पूरी दुनिया में बहुत पैनिक हो रहा है और इस पे भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है? ठीक है, हम इस पे बातचीत करने जा रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है? और कुवैत का सीक्रेट अलर्ट जारी कर दिया, अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की बात कह दी है, और एसओएस जारी हो गया है, मैसेज जा रहे हैं कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। इसका मतलब, और रशिया में इस पे बहुत लेवल पे मीटिंग हुई है, पूरी दुनिया में ये बातें आ रही, तुर्की ने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी, और भारत में भी इस पे चर्चा चल रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अगर ये हो जाती है, लिटरली कह रहे हैं कि हम, खासतौर पे भारत की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। इसमें भारत को बहुत बड़ा जो है सेगमेंट होता है। आज मैं आपसे एनालिसिस करने जा रहा हूं पूरी तरीके से, वो इस एनालिसिस को हम समझेंगे, जानेंगे, और कैसे हम जो है इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस अलर्ट के पीछे का जो गेम प्लान है वो क्या है। तो इस अलर्ट के पीछे का जो हम गेम प्लान है उसको हम देखने की अगर कोशिश करेंगे, तो आज मैं कुछ सेगमेंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या पावर गेम है? क्योंकि पावर गेम आप इस आज की क्लास के आखिरी में समझोगे ये चीजें नेचुरल नहीं है, ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। जो मैंने आज से कई क्लास पहले यूरिक का मॉडल आपको बताया था, उस यूरिक के मॉडल में भारत तो पिस रहा है, लेकिन 3 शक्तियां ऐसी जो अपने जगह के लिए लड़े। मैंने उस समय भी कहा था भारत को भी लड़ना पड़ेगा, और अगर इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी और सरकार के एडवाइजर जरा सा चूक गए तो हम पिस जाएंगे इन हाथियों के बीच में। कुवैत अपने नागरिकों को अंडरग्राउंड होने के लिए क्यों कह रहा है कि आप गहरी जगह पे चले जाइए, बंकर्स में चले जाइए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, खुले में मत जाइए? क्यों ये ऐसा कह रहा है, आज हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ईरान के प्लांट में, जो न्यूक्लियर प्लांट है, 700 से ज्यादा रूस के वैज्ञानिक वहां क्या कर रहे हैं, क्या पक रहा है वहां पर, आज हम इसका जो है वो विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे ऑपरेशन हिडन हैंड क्या है, अमेरिका जिसके हाथ नाम से बहुत घबरा रहा है। हिडन हैंड क्या है, क्या चीज चल रही है, और ये वॉर है किसकी, इस वॉर की तैयारी कब से हुई, आज हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स की क्लास है, भारत के कच्चे तेल और इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने जा रहा है, भारत का पूरा समाज कैसे जो है अब इसके बाद हमेशा के लिए बदलने जा रहा है, और भारत में क्यों पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आज हम इसको पूरी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कुवैत ने अचानक से न्यूक्लियर रेडिएशन का अलर्ट जारी क्यों किया। क्या यह सिर्फ अफवाह है या वास्तव में यह ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा बात है। आपने देखा कि ईरान का जो सबसे बड़ा नुकसान जिस किसी देश का किया तो कतर का किया। कतर वो देश है जहां पर सबसे पावरफुल यूएस बेसिस थे, उनके रडार थे, उनके बहुत ढेर सारे जो इक्विपमेंट थे, और कतर और अमेरिका का जो संबंध था वो बहुत गहरा था। और ईरान ने जो सबसे बड़ी मार किसी को मारी है, उसके गैस प्लांट, तेल प्लांट, रडार सिस्टम, अमेरिकन बेस, सबको तबाह करके रख दिया है। तो आखिर आज हम इसके बारे में क्या बात करने जा रहे हैं, जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कुवैत ने नागरिकों को घर के अंदर रहने के लिए एसओएस भेजा। एसओएस उस समय में होता है जब कोई बहुत बड़ी जो है इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो मैसेज सबको भेज दिया है कुवैत ने कि घर के अंदर रहें, बेसमेंट में चले जाएं, खिड़की दरवाजे बंद रखें। और ये जब वार्निंग जाती है तो बहुत बड़ी वार्निंग होती है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, बुशहर पर मिसाइल हमले तेज हो गए। यहां इजराइल किसी हालत में नहीं चाहता है कि जो है ईरान किसी हालत में न्यूक्लियर को यूज करे। उसको लग रहा है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। ईरान इजराइल के एग्जिस्टेंस की बात है, क्योंकि अब ईरान जिस मोड में आ गया है, यहां पर इजराइल पीछे जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब मरने मारने की बात आ चुकी है। अयातुल्लाह अल खमैनी को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने हटाया वहां से।
कई जो टॉप कमांडर्स को मार दिया, परिवारों को खत्म किया। अब ऐसी कंडीशन में उनको पता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा और इजराइल को वो खत्म करके मानेगा। लेकिन यहां बात सिर्फ दो देशों की नहीं है, यहां इस गेम में इतना बड़ा शहमात हो रहा है। मेरे साथ आखिरी तक रहिएगा, ऐसे ऐसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपको हथकंडे पता चलेंगे, आपने कल्पना भी नहीं की होगी दुनिया में कितनी गहरी चालें चल रही हैं और कितना भयानक हो चुका है ये विश्व। बिल्कुल इस समय वो धमाके का इंतजार है, पूरा विश्व जो है वो तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है आईएईए, एक एजेंसी होती है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यही पूरी दुनिया के वॉचडॉग है ये न्यूक्लियर साइट्स का। इसके ही जो है वो जब उसकी प्रमाण पत्र मिलता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, तभी आप काम कर सकते हैं। इसने भी इस न्यूज पे बहुत गहरी चिंता जताई, इसका मतलब मामला बहुत गहरा है। और अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स आज जियो स्ट्रेटेजिक हथियार कैसे बन गए। वो चीजें जो बिजली बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी किसी देश के लिए, ये सबसे बड़ा खतरा कैसे हो सकती हैं। भारत के लिए क्या मैसेज होगा, भारत के सामने भी कोई खतरा मौजूद है, क्योंकि ये जो पूरा वॉरफेयर है ये बड़ी बड़ी मिसाइलों वर्सेस $2000 के ड्रोन से लड़ी जा रही है। इसने पूरी दुनिया में एक नई चीज कर दी है, कन्वेंशनल वॉर खत्म हो रही है। अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज, बेड़े, मिसाइलें, पैट्रियोटिक मिसाइल सब खराब हो गई और किनारे पर बैठा था रूस से, चीन से मोपेड इंजन को लगा लगा के ड्रोन वॉरफेयर। तो क्या यह भारत के पड़ोस में संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। स्वॉर्म ड्रोन जैसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, वॉरफेयर या ह्यूमन रह ही नहीं गया, रोबोट्स लड़ने के लिए आ रहे हैं, ड्रोन्स लड़ने के लिए आ रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या वॉरफेयर होगा? क्या आप जो स्वॉर्म ड्रोन है एक साथ हजारों की संख्या में आ रहे हैं, क्या आप उन्हें गोली बंदूकें और तोप से उड़ा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो आखिर आज हम क्या सबक लेने जा रहे हैं, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले कि अगर ये पावर प्लांट, बुशर प्लांट ईरान में है, तो कुवैत क्यों घबरा रहा है? इजराइल इस पर हमला कर रहा है, कुवैत को तो खुश होना चाहिए। जरा अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, मैप निकाल लोगे तो और मजा आएगा, बाकी मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। अब हम लोग यहां पर गलती जो करते हैं, हम इसको समझते हैं कि ईरान और इजराइल का वॉर है और भारत पे एक दो नहीं कई कई सालों तक क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको भी आज हम समझेंगे। 1947 की गलती, जो मैं बार बार बोलता हूं, आज भारत के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज लेकर आ गया, जियोपॉलिटिकल चैलेंज, और ये हमारे लोग इसको समझ नहीं पाए। आइए हम समझते हैं कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट हमेशा से टारगेट पर क्यों रहा है, क्या उसके पीछे कारण है। तो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को थोड़ा सा समझते हैं। तो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो है 1970 के दशक में यहीं से शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध होना था 1970 में ही, इसकी नींव रख दी गई थी। 1970 में ईरान ने, तो मैंने आपको इससे पहले के एक मैप पे दिखाया था, ईरान चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां, 6000 से 7000 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसने इन पहाड़ों के नीचे ही अपना बंकर बनाया। कल आपको एक 3D पिक्चर में दिखाया था कि कैसे वो बंकर कितनी गहराई में बने हुए हैं। तो इसने जो है 1970 में ईरान ने कहा कि हमें सिविलियन पावर चाहिए, सिविलियन पावर चाहिए, और इसके लिए इसने प्लांट बनाना शुरू किया इन पहाड़ों के बहुत नीचे, कि हम बिजली बनाएंगे, हम एनर्जी बनाएंगे। लेकिन पश्चिमी देशों और खासतौर पर इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास ये बॉम्ब आया तो वो तो खुले तौर पर कहता है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद करके माने। तो यहां ईरान के एग्जिस्टेंस की बात आ गई कि हमारी एग्जिस्टेंस की बात है। राइट, जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, 10 साल ये युद्ध चला था, तब भी इराक ने इस बुशहर प्लांट पर कई बम गिराए थे। लेकिन ये जमीन के इतना नीचे है और पहाड़ों के इतना नीचे है कि इस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका और इजराइल ने रात दिन कोशिश की है कि किसी भी हालत में इस प्लांट को नष्ट किया जाए, यूरेनियम को कैप्चर किया जाए। आज माना जा रहा है कि ईरान के पास 441 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, और इस्लामिक कंट्री को जो भी न्यूक्लियर सप्लाई करा उसका एक ही सोर्स है, और वो है पाकिस्तान, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आइए अगले चरण में समझते हैं। तो ये जो सारा गेम हो रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1990 में क्या होता है जहां पर ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। 1970 से ईरान आगे बढ़ रहा है और 1990 आते आते पूरा गेम चेंज हो जाता है। 1990 एक साल होता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रशिया एंटर करता है। ये गेम बहुत गंदा जाने वाला है। अगर आपको लग रहा है जो भारत पैनिक हो रहा है ना, उसके पीछे की जो सूचनाएं हैं वो बहुत गहरी है। आज ये राज समझिएगा। 1990 में रशिया इसमें एंट्री करता है। 1991 उस समय यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर को रोकने के लिए, जो आपने देखा होगा कि जो अफगानिस्तान डूरंट लाइन खींची गई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान जिस पे लड़ाई चल रही है, भारत को जो दो टुकड़े किया गया था, उसके पीछे जानते हो सबसे बड़ा रीजन क्या था?
उसके बड़ा सबसे बड़ा रीजन यह था कि उस समय यूएसएसआर को फैलने नहीं देना है। यूएसएसआर का मतलब हो गया जो समाजवादी ब्लॉक था, और ब्रिटेन और अमेरिका मतलब पूंजीवादी ब्लॉक। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकल वो रोकने के लिए, कल मैंने आपको बताया था अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज हम हिंद महासागर में इस सेंट्रल एशिया के गैस और तेल के सबसे बड़े हम क्या होते, एक्सपोर्टर होते। हमारे थ्रू हम सप्लाई चेन के सेंटर में होते। आज जो इनसे मांगा जा रहा है वो हमसे मांगा जाता, और हम कोई पतली खाड़ी नहीं होते, हम निर्बाध रूप से जो व्यापार करते। उस एक गलती ने भारत को कितने साल पीछे ढकेल दिया इसका आपको अंदाजा नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे जो महापुरुष थे, वो ये समझ नहीं पाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। वो आदर्शों में कबूतर उड़ाते रह गए, वो आदर्शों की बातें करते रह गए। आज भी हम बातें कर रहे हैं, आज भी ये देश उसी जो है वो गंदगी मानसिकता के साथ ग्रसित है। धुरंधर मूवी आई है, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिव्यू लिया है, जितना मैंने समझा है, उसमें तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है ना, उसमें कहीं हिंदुस्तान के बारे में बात ही नहीं हो रही है ना। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में बात हो रही है, सीधे पाकिस्तान। लेकिन उसका धर विरोध क्यों? पाकिस्तान में जाकर आप किसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। भारत का विरोधी भारत के अंदर बैठा, उसको अगर आप खत्म, किसी भी राष्ट्र का हक है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? पाकिस्तान प्रेम आपका खत्म क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो देश खुले तौर पर कहता है हम आपके विरोधी हैं? कितने साक्ष्य आपको चाहिए? कितने सैनिकों के सर आपको थाली में सजा के चाहिए? हमें समझ में नहीं आता है। तो भारत में जो फ्रंट है बेशर्मी की हद तक चला गया है, बेशर्मी की हद। एक लेवल पे तो शर्म आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कुछ नहीं है। आज आप ईरान में देखिए, सबसे पहला जो अमेरिका इजराइल का हमला होता है बच्चियों के स्कूल पे होता है। अरे तुम्हारे पास जब राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो तुम स्कूल कॉलेज का करोगे क्या? पहला बवाल कहां से शुरू होता है? बच्चियों के स्कूल पे हमला होता है ना, 160 से ज्यादा लाशें बिछा दी जाती हैं। तो आपको अभी भी नहीं समझ में आता है कि अगर आप वॉरफेयर में जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? एक राष्ट्र जो आपसे दुश्मनी के आधार पर बना, एक राष्ट्र जो ब्रिटिश और अमेरिका की कठपुतली बन चुका था। अमेरिका का पूरा गेम प्लान था भारत को विभाजित करने का। उसने ब्रिटेन से कहा तुम यहां से जा रहे हो, भारत का बाल्कनाइजेशन करके जाओ, क्योंकि उसको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता था। हम लोग नहीं पढ़ते थे जियोपॉलिटिक्स के बारे में कि आने वाले समय में क्या होगा जब दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए हमारे गले में कैसे पड़ गया है। अब जरा इसको समझते जाइएगा। तो रशिया ने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। रूसी सरकारी एजेंसी है रोसाटम, तो रोसाटम ने इस प्लांट का संचालन करना शुरू किया। रशिया की कंपनी है बहुत बड़ी, और ये बेसिकली उसका बहुत बड़ा आर्म्स है, बहुत बड़ा हथियार है ये। उसने ईरान से कहा कि हम तुम्हें सारे वैज्ञानिक दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इसको तबाह करने के लिए हर चीज कर चुके थे। रशिया ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हर हालत में। इसने अपने 700 से 1000 सबसे सोफिस्टिकेटेड परमाणु वैज्ञानिक भेजे ईरान में कि जाओ और वहीं पर बेसमेंट में जाकर काम करो, बहुत गहरे में जाकर काम करो और ईरान को इनरिच करो। अपना स्टाफ तैनात कर दिया, अपनी इंटेलिजेंस तैनात कर दी। और अमेरिका मानता था कि ये रूस का सॉफ्ट स्पाई बेस है। यहां से रशिया पूरे माध्यम से, ईरान के माध्यम से पूरे मिडिल ईस्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्योंकि ईरान को छोड़कर बाकी सारे देश या तो जबरदस्ती और या तो जो है इवेंचुअली अमेरिका के साथ खड़े हो गए। सऊदी अरब जाकर खड़ा हो गया, यूएई खड़ा हो गया, कतर खड़ा हो गया। इराक नहीं खड़ा हुआ। सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा था, अमेरिका का दुश्मन था, क्या किया इराक के साथ? हटा दिया ना उसे, मार दिया। अब ईरान जो है बिल्कुल तैयार नहीं था अमेरिका के बारे में जाने। क्या किया देखो देश का। तो यहां पर रशिया को अपना बेस बनाना था। अमेरिका कहता कि ये सीधे सीधे बेस है ये रशिया का, जिसके माध्यम से वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर। मिडिल ईस्ट मतलब ऊर्जा। इन सबको पता था आने वाली जो लड़ाइयां हैं वो ऊर्जा की लड़ाइयां हैं, ये बात याद रखिएगा। अब मेरा एक अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल का असली अटैक प्लान क्या है? जरा इसको समझो। अटैक प्लान क्या निकल कर आ रहा है, जरा इसको ध्यान से समझो। तो कम से कम इजराइल इस प्लांट को हर हालत में खत्म करना चाहता है। इजराइल कहता है इस प्लांट का होना मेरे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन है। कल को एक मिसाइल उड़ेगी और इजराइल छोटा सा देश है, वो हमेशा के लिए खत्म हो। वो कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो इसको खत्म होना ही पड़ेगा। तो इसने क्या शुरू किया? इस प्लांट की लोकेशन शुरू की, बेहिसाब इसने बम्बार्डमेंट शुरू की। पहले छोटे छोटे मिसाइल हमले किए,
ताकि जो रूसी स्टाफ है वो डर जाए, क्योंकि रूस के अगर वैज्ञानिक को डायरेक्टली मार दिया तो रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। और कुछ भी, कम से कम रूस दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु बम है उसके पास, उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। रूस की जो एजेंसीज हैं, स्पाई एजेंसीज हैं, वो उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में, सीआईए और केजीबी दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट रहे और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किए हैं दुनिया भर में, दुनिया भर की सरकारों की ऐसी तैसी की है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, पहले छोटे छोटे आसपास, इस प्लांट को छोड़कर इसके आसपास ढेर सारे हमले शुरू किए ताकि वैज्ञानिक डर जाएं। तो रशिया को सिंबल है भाई हमें अपने स्टाफ को निकालना है, तो स्टाफ को क्या किया, धीरे धीरे निकालकर वापस रशिया बुला लिया। तो सवाल यह है, जब स्टाफ नहीं रहेगा तो जो परमाणु प्लांट उसको कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन है वो अनियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी तो अपने आप में बॉम्ब है। तो अब क्या हुआ, रूस ने इमरजेंसी में अपने स्टाफ को इवैक्यूएट किया, वहां से निकालना शुरू कर दिया। रूसी स्टाफ हटने के बाद बड़े और फाइनल हमले की तैयारी है। इजराइल ने कल अभी कहा है कि हम 1 महीने और वॉर करेंगे, और जब तक हम इसको नहीं खत्म कर लेंगे, इस न्यूक्लियर प्लांट, तब तक नहीं। तो उनको पता है कि यह होना इजराइल के ना होने के बराबर। उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है इजरायलियों ने। अब यहां पर बात हो रही है कि बड़ा हमला करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर हमला हो गया, यहां कोई स्टाफ नहीं है, तो रेडिएशन को रोकेगा कौन? रेडिएशन देश नहीं देखता। अब आ जाओ उस बात पे जहां पर हम बात शुरू कर रहे हैं कि एक्चुअली में इन महाशक्तियों के पागलपन में होने क्या जा रहा है, पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है, और तबाही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगी कि अभी जब कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन हिडन हैंड की। ऑपरेशन हिडन हैंड क्या है, जिसने अमेरिका को इतना गुस्सा दिला दिया है और अमेरिका पागल हो गया इसके बाद से। अमेरिका ने कल घोषणा की है वो अपने 1000 सबसे शानदार ट्रूप्स को उतारने जा रहा है, जो उनके टॉप नॉच मरीन है, पैराट्रूपर्स है, वो उतर रहे हैं, जो कि उनकी सबसे एलीट फोर्स है अमेरिका की, जो कि बड़े बड़े ऑपरेशंस कर सकती है। तो अब जरा देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो यहां पर बात हो रही है, आपको लग रहा होगा कि मिसाइल गिर रही हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, लेकिन इस वॉर के पीछे की जो सबसे बड़ी वॉर है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और वो है सीक्रेट इंटेलिजेंस वॉर, सूचनाओं की वॉर, टेक्नोलॉजी की वॉर, एआई वॉर है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर एआई वॉर है। जो आपको दिख रहा है मिसाइल, बॉम्ब, एरोप्लेन्स, वो सब कुछ आपको डमी के फॉर्म में है। ये जो पूरी लड़ाई, ये युद्ध है, इससे भारत को बहुत कुछ सीखना है, और वो एआई वॉर है। जरा इसको समझो। अब हुआ क्या, रशिया और चाइना के पास जबरदस्त सैटेलाइट्स हैं, जो अमेरिका की टक्कर की सैटेलाइट्स हैं, और रशिया और चाइना दोनों जो है ईरान के पक्ष में खड़े हैं। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ईरान ने कल सीधे सीधे बोल दिया, युआन में खरीदो तेल, हम तुम्हारे जहाज को जाने देंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा रही है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी, तेल किसका? रशिया का। हरमुज से गुजरेगा, हफ्ता कौन, टोल टैक्स कौन ले रहा है? ईरान। और किस रुपए में ले रहा है? युआन। तो क्या होगा, अचानक से चाइनीज मुद्रा की जब डिमांड आएगी तो चाइनीज मुद्रा मजबूत होती जाएगी, डॉलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ही पेट्रो डॉलर है, और इसमें पिसेगा कौन? भारत, जो उसने 10-12 साल में अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी, अपने अतीत की गलतियों को सुधारना शुरू किया था, मौका नहीं मिला। बड़ा बदनसीब समय है हमारे लिए। जाने किस घड़ी, हम कहते हैं ना कि वो जो घड़ी थी हमारी आजादी की, वो बड़ी अजीबोगरीब थी। वो थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे होती, ज्योतिषी गणना में बहुत अच्छी होती। बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल गलतियां हमने की ही की, और अब हम उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, हम निपट रहे। इसका सबसे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला। जरा देखो हुआ क्या, रूस और चीन ने सीक्रेट तरीके से, आज जो इसके ड्रोन जो पगलाए से मोपेड का इंजन लगा के जाके सही जगह गिर रहे हैं यार, सोच के देखो। F-35 उड़ा दिया अमेरिका का, जिसको रडार नहीं चेंज कर सकता था, उसकी लोकेशन दे दी। तुम्हें पता ही नहीं, अमेरिका का जो सबसे सोफिस्टिकेटेड विमान है, लॉकहीड मार्टिन बनाता है, उसको किसी रडार पे आप पकड़ नहीं सकते थे, स्टील श्रेणी का है, उसको आप उसको मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, उसका अनुभव ही नहीं हो पाएगा। तो उसका थर्मल, इन दोनों ने मिलकर उसका थर्मल जो होता है, आग जब वो फेंकता है ना, तो उसके थर्मल फुटप्रिंट का कोडिंग कर ली कि तुम चाहे कोई भी पेंट लगा लो, तुम कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, आखिर इंजन तो उड़ेगा तो फ्यूल बर्न होगा। उसकी कोडिंग कर ली, और चाइना और रशिया दोनों के पास आके बोले अब उड़ाओ तुम, अब उड़ाओ तुम।
तो उसका क्या हुआ, उसका थर्मल फुटप्रिंट निकाल लिया और आपने देखा इनका ड्रोन जाके मार आया उनको। अमेरिका परेशान है कि जिसको वो पूरी दुनिया में कहता था कि ये हमारा है, भारत के ऊपर दबाव डाला था ना, खरीद लो इसको, कोई नहीं पकड़ सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे यार छोटी सी मिसाइल मार के गिरा दिया उसको। लेकिन कैसे, अब आप समझो इंटेलिजेंस वॉर को, सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर, सारी, ना रशिया इसमें इन्वॉल्व है ना चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सूचनाएं दे रहे हैं, एआई दे रहे हैं, और तुम कह रहे तुम सामने से आके मारो मारो। इनके ड्रोन जाके सटीक मार रहे हैं यार, वो सुसाइडल ड्रोन है, उनकी आंखें नहीं है लेकिन टारगेट फिक्स जाके भड़ाम से गिर रहे हैं, एकदम एक्यूरेट मार रहे हैं। पूरी दुनिया पागल हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं 2 दिन ये क्लास लूंगा, 2 पूरी सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। अभी तो तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है, अभी इसके पीछे जो एआई है जिसको दुनिया से हाइड करके रखा गया, वो इतनी खतरनाक है। मादुरो को कैसे उठा लिया इन्होंने। मादुरो एक चम्मच से जो है वो अगर सूप भी पी रहा है तो इनको खबर थी 48 घंटे पहले। दुनिया का वॉरफेयर चेंज होने जा रहा है। भारत में अगर हम नहीं सुधरे तो ये वॉरफेयर बहुत एसिमेट्रिक है। $2000 का ड्रोन, तुम कहां तोप मिसाइल और तुम जो है राफेल खरीदते घूम रहे भाई। सस्ते सस्ते ड्रोन मार रहे हैं। ये एआई बेस मॉडल है। अभी जब तुम्हें इसके बारे में तुम्हें टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा। चलो देखते हैं इसको। रूस की सैटेलाइट इमेजिनरी से ईरान ने सटीक हमले की। रशिया दे रहा है कि यहां पर मारो यार, ये मार दे रहा है, ठीक है। अमेरिका और इजराइल अब रूस को इसकी भारी कीमत चुकाना चाहते हैं। अब लड़ाई, उन्हें समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस रशिया दे रहा है। रशिया हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है, रशिया हमारा एनर्जी पार्टनर है। अमेरिका किसी का दोस्त हो नहीं सकता, अमेरिका सिर्फ अपने लालच का दोस्त है। हमारा सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस पार्टनर इजराइल है। भारत इस समय बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे लिए 24 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो, अब सवाल यह कि क्या यह लोकल युद्ध है या ग्लोबल युद्ध है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। अब बुशहर प्लांट को समझते हैं कि अगर ये ईरान में भी दग गया तो दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों। जरा आओ ध्यान से इस लोकेशन को समझते हैं। ये बुशहर प्लांट है और जब कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो वो बहुत बड़े हिस्से में होता है। क्लियर दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ों के नीचे है और बेस लाइन यानी हरमुज से केवल थोड़ी दूरी पर है। पहाड़ों के नीचे कहां है एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यह पता है कोस्ट लाइन के पास ही है कहीं, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट को भी पानी चाहिए होता है। अब सवाल यह है, ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नजदीक है, जो फारस की खाड़ी है हरमुज उसके बिल्कुल पास में है, तो इसकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर है। कुवैत और जितने खाड़ी देश हैं सब इसी पानी और हवा के साथ जुड़े हुए, ठीक है। ये पूरी लोकेशन है, खाड़ी देशों की पूरी लोकेशन है। कुवैत इस प्लांट से बहुत नजदीक है, यानी अगर इस प्लांट में कुछ भी हुआ तो रेडिएशन हर हालत में कुवैत तक पहुंचेगा, खाड़ी देशों में पहुंचेगा, कई देशों में पहुंच जाएगा, राइट। इसलिए रेडिएशन यहां आराम से पहुंचेगा। हवा, क्योंकि समुद्रों पे हवा चलती है और समुद्री लहरें इस रेडिएशन को पूरे गल्फ में बहुत आराम से पहुंचाएंगे। और सिर्फ गल्फ का मतलब नहीं है, ये पानी आकर हिंद महासागर में मिल रहा है, हम नहीं बचेंगे इससे। तो ये जो पूरा रेडिएशन इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अगर रेडिएशन हुआ तो ये पूरा इलाका सालों तक कंटेमिनेट हो जाएगा। पागलपन की इंतहा पर लोग पहुंच चुके हैं, पागलपन की इंतहा पर ये पहुंच चुके हैं। अब जरा हम ध्यान से देखें कि क्या होने जा रहा है। इस रेडिएशन का, मात्र रेडिएशन का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखो ध्यान से। रेडिएशन हो गया, ये है हरमुज, ठीक है, ये हरमुज है। यहां से दुनिया के, भारत के तो 25% एनर्जी यहीं से गुजरती है, दुनिया की अच्छी खासी जो 40% एनर्जी सप्लाई यहां से गुजरती है। दुनिया का 20% तेल, केवल तेल यहां से होकर गुजरता है, गैस की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट ऑफ हरमुज से गुजरता है। अगर ये रेडिएशन फैल गया, यहीं पर कहीं है वो, अगर ये रेडिएशन फैल गया तो ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। कौन जाएगा अपनी जन, उस रेडिएशन में कोई इंटर नहीं करेगा। किसी को कोई तो जाओ भी, कोई नहीं घुसेगा। ये रेडिएशन सालों तक यहां फैलेगा, यानी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कट ऑफ, हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएगा। यहां से अब कुछ नहीं जाने वाला। रेडिएशन दसियों साल के लिए होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि साहब वहां से जहाज, आप बोलोगे मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा पूरा, आप विकृत हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां विकृत हो जाएंगी, जीवन यहां रह ही नहीं जाएगा। यहां से जो हवा चलेगी ना और पानी, वो इसको रेडिएशन को जाने कितनी दूर तक फैलाएगा, मिट्टी,
डीएनए, हर चीज चेंज हो जाएगा। ये बैरन लैंड हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं गुजर सकता। अभी देखते जाओ, कुछ नहीं खत्म होने जा रहा है। इसमें महाशक्तियों का जो गंदा गेम, इंसान की कीमत पे यह लड़ा जा रहा है, इंसानियत की कीमत पे यह लड़ा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर भी शायद इसके आगे छोटा पड़ेगा। अब देखते जाओ ये क्या होने जा रहा है। यहां पे रेडिएशन फैलने से समुद्री रूट हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी और तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, खासतौर पे भारत जैसे देशों में। क्योंकि चीन के पास एक एडवांटेज है, वो पाइपलाइन बिछा सकता है, वो अब पाकिस्तान के भी थ्रू जा सकता है, रशिया के भी थ्रू जा सकता है। भारत के पास ये जो 1947 की गलती, भारत को कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब सवाल है क्या पूरी दुनिया इस एनर्जी शॉक के लिए रेडी है? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका मेंस बन सकता है कि क्या दुनिया इस एनर्जी शॉक को बियर कर पाएगी? अब जरा देखते हैं इस न्यूक्लियर संकट का भारत पर क्या असर होने जा रहा है, इंडिया पर क्या असर होने जा रहा है। बिल्कुल ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे सेगमेंट में हम जरा ध्यान से देखें। 60% क्रूड ऑयल इस रीजन से भारत के लिए 60%, 45 to 60 क्रूड ऑयल एंड गैस। भारत को इस रीजन से अगर अपनी एनर्जी, अपनी इकोनॉमी मेंटेन करनी है, 3 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर हर दिन चाहिए। 3 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर भारत को हर दिन चाहिए। इस रीजन से तब वो अपनी एनर्जी सप्लाई को मेंटेन करे, क्योंकि रशिया से 1 तेल टैंकर आने में 25 दिन लगते हैं, 25 डेज। और भारत के पास इतना रिजर्व है नहीं, अगर आज भी ऑर्डर करेगा तो 25 दिन बाद, और वो महंगा होता है। ये भारत के लिए सस्ता था। अब यहां पर अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट की कोई भी आग भारत की इकोनॉमी, 1991 में हुआ क्या था? खाड़ी युद्ध हुआ था, अमेरिका ने खाड़ी देशों पर हमला किया था। भारत की इकोनॉमी 1991 में बर्बाद हो गई थी ना, घुटने टेकने पड़े हमें आईएमएफ के आगे। लड़ाई खाड़ी में हुई थी, हमारी ऐसी तैसी हो गई थी। तो अगर हम बात करें तो ये जो पूरा सेगमेंट है, सबसे नियरेस्ट हमारे पास एनर्जी सोर्स यही था। ये रहा भारत, ये रहा हरमुज, आराम से ये सारे के सारे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सबसे इजीएस्ट सप्लाई पूरे मैप पे हमारे लिए यही है। क्लियर दिख रहा है मैप? भारत 60% के आसपास क्रूड ऑयल इसी रीजन से आयात करता है। रीजन मतलब ये पूरा, सिर्फ ईरान नहीं, सभी, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, गैस हो, सब कुछ यहां से आता है। इराक है। सप्लाई रुकने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आ जाएगा। और ये 85% हम इंपोर्ट करते हैं, 85% एनर्जी। क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। यही तो मैं तुम्हें पिछली क्लास में इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा रहा हूं, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे आएगा ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, ब्याज दरें जैसे बढ़ेंगी खाद्य महंगाई बढ़ जाएगी। तुरंत क्या होगा? आपका निवेश खत्म, एफडीआई खत्म, शेयर मार्केट धड़ाम, बेरोजगारी आसमान पर। कहां जाएंगे? और सरकार जिस पैसे को जो कैपेक्स में पिछले 5 सालों से खर्च कर रही थी, सड़क, एयरपोर्ट, फलाना, जेर एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 तारीख को, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको सारा पैसा लोगों को जिंदा रखने में देना पड़ेगा। महंगाई से लड़ने में सरकार को अपना सारा पैसा सब्सिडी में देना पड़ेगा। सब खत्म हो जाएगा जो हमने 12-13 साल में कमाया इनोवेशन में, वो सब कुछ खत्म चला गया। तो अगर आपको लग रहा है कि केवल फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है तो आप बहुत गलत करने जा रहे हो। अब इसको जरा गहराई को समझो, आगे क्या होने जा रहा है। दूसरा संकट कहां है, अब जरा समझो। 90 लाख से ज्यादा भारतीय गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिसेज हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और वो पैसा कमाकर भारत में रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ताकतवर होता है। रेमिटेंस यानी विदेशी, जो भारत के जो लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, वो जो कमा के पैसा भेजते हैं, भारत नंबर 1 है उस पे। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब अंदाजा लगाओ कि अचानक से रेडिएशन का खबर आ गई। 90 लाख लोग आज तक दुनिया में कभी एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं गए हैं। कितना? 90 लाख, 9 मिलियन भारतीय काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। अगर वहां रेडिएशन का खर्चा आ गया, खतरा हो गया, तो इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा, हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा इवैक्यूएशन प्लान लगाया ही नहीं गया। 90 लाख लोगों को निकालना है आपको। और विद इन रेडिएशन तो यूं फैलता है चुटकी बजाते, क्या भयानक हालात क्रिएट होंगे। एक तरफ फ्यूल आपके पास नहीं, जहाज उड़ाओगे कैसे? दूसरा मिसाइलों का खतरा सर पे मंडरा रहा है, जहाज उड़ाओगे कैसे? भारतीय एविएशन को अब तक का सबसे बड़ा धक्का लगा है, और उसमें 90 लाख भारतीयों को निकालना है। सोच के देखो कितना बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है।
कितनी तबाही होगी, और हमेशा के लिए तुम्हारे देश में जो आने वाला रेमिटेंस, जो रोजगार के स्रोत है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर भारत के लिए तबाही के दरवाजे इन लोगों ने खोल दिए। तबाही के दरवाजे हैं हमारे। जिन चीजों पे हमें गर्व था, अचानक से मात्र 20 दिन में सारी चीजें, पूरी पिक्चर ही हमारी पलट गई। जिन सारी चीजों में हम जाकर यूएई बात कर रहे हैं, हम अबू धाबी बात कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, हम जो है उनके साथ जो है डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, सब कुछ 20 दिन के अंदर पूरी पिक्चर ट्विस्ट हो गई, खत्म हो गया। आगे देखते हैं। सवाल है, क्या हमारे पास रातों रात लाखों लोगों को एयरलिफ्ट करने की कैपेसिटी है, प्लान है हमारे पास? कोई भी देश कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये इतने लोगों को लाके बसाओगे कहां? कहां लाके बसाओगे? क्या होगा तुम्हारी इकोनॉमी का? अंदाजा लगाओ। अब आ जाओ, अब जिसके लिए पूरी कहानी चल रही थी, ग्रेट पावर गेम। ग्रेट पावर गेम दुनिया में कैसे, पूरी दुनिया इसमें फंस गई है। बुशहर प्लांट केवल एक मोहरा है। ये जो पूरी दुनिया में गेम चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, ये शतरंज का, और इसमें खिलाड़ी बिल्कुल अलग। इजराइल लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, लेकिन लड़ाने वाले जो हैं वो बहुत अलग। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया। रियल गेम यहां पर चल रहा है, जरा समझते हैं क्या है। अमेरिका रूस की सॉफ्ट पावर को पर्शियन गल्फ से हटाना चाहता है। सॉफ्ट पावर की एनर्जी का मिलजुल कर काम करे। ईरान के साथ हमारे वैचारिक मित्र है, वो कह रहा है गल्फ में रशिया नहीं आना चाहिए, यहां अमेरिका की मोनोपोली क्रिएट होनी चाहिए। वो इन देशों को मोहरा बना रहा है। अमेरिका का होना ही पूरी दुनिया के लिए तबाही है, राइट। ईरान इस प्लांट को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की ढाल बता रहा है कि भाई हमें भी तो एनर्जी बनाने की जरूरत है। वो कह रहा वैचारिक रूप से मेरे से दूर है, आप रशिया से पास है, हम आपको नहीं टिकने देंगे, हम आपको नहीं टिकने देंगे। और सुपर पावर्स की ईगो, इस समय क्या है? ईगो है। सरकारें पहले अलग हुआ करती थी, पहले वो दुनिया के बारे में सोचती थी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, सनकी टाइप के लोग हैं, कुछ भी कह दें। इस समय दुनिया में ऐसे इगोइस्टिक लोग क्या हैं? टॉप पे बैठे हुए हैं। ये दक्षिणपंथी विश्व हो रहा है, इन्हें कुछ नहीं समझ में आया, इनका हमने जो बोला वही होगा। कल इसने पेंटागन को $200 बिलियन का बजट दिया। एक तरफ तुम सीज फायर की बात करो, दूसरी तरफ $200 बिलियन। और इससे पत्रकार ने पूछा कि आप $200 बिलियन दे रहे हैं? बोले हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना। और अभी तक के युद्ध में केवल 18 से $20 बिलियन खर्च हुए हैं। $200 बिलियन पूरे गल्फ को मिटा देना चाहते हो क्या तुम? कितने बम और कितने ईरान के लोगों की हालत सोचिए क्या हो रही होगी वहां पे। चलिए जरा देखते हैं। गेम बहुत गंदा है। अब सवाल है कि अगर ये रेडिएशन लीक हुआ तो आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है, जरा इसकी कल्पना भर कर लीजिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बुर्ज खलीफा खड़ा है, जरा देखते हैं क्या होगा। यहां अंदाजा लगाइए पिक्चर से क्या होने जा रहा है। अगर ये रेडिएशन लीक हो गया तो रशियन एजेंसी ने, जो रशिया की एजेंसी है, वर्स्ट केस सिनेरियोस को घोषित कर दिया, चेतावनी दे दी है कि हां इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, सिर्फ एजम्पशंस नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि इजराइल को समझ में आ गया कि अगर ये वॉर बीच में रुकी तो ईरान अब पागल हो चुका है। कारण यह है कि खमैनी को मारकर उसने एक ऐसा युद्ध छोड़ दिया है, उसको उम्मीद नहीं थी कि मोज़ैक मॉडल डेवलप हो चुका है। उसको था कि टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कई जगह ये मोसाद ने किया, या तो मोसाद गफलत में थी या जो है इजराइल बहुत जल्दबाजी में था। और खमैनी साहब ने इसको क्या किया, खमैनी साहब जो थे वो उन्होंने कम से कम उसको रोक के रखा था कि नहीं अभी ज्यादा नहीं करना है। अभी जो नई जनरेशन आई है जो ईरान में IRGC की है, वो हार्डलाइनर कहे जाते हैं। हार्डलाइनर मतलब मरो या मारो। उनको बीच में कोई डिप्लोमेसी, वर्ड पीस, जनता की, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो हार्ड कोर मिलिट्री के लोग हैं, मारो खत्म करो। अब इजराइल को समझ में अगर ये वॉर बीच में रुकी, पीस वीस हुआ, कुछ नहीं होने वाला है। मामला वो मारेगा और मारेगा, क्योंकि बातचीत करे किससे? आपने खुद उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, बातचीत करोगे किससे? मुर्तजा कहां है किसी को नहीं पता, घायल है लेकिन कहां है किसी को नहीं पता। रशिया में कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो स्टेटमेंट आके टीवी में दे रहा है अगले दिन उसको इजराइल एलिमिनेट कर दे रहा है। विदेश मंत्री था उसको एलिमिनेट कर दिया, सुरक्षा सलाहकार था उसको एलिमिनेट कर दिया, इंटेलिजेंस का हेड था उसको एलिमिनेट, जो टीवी में दिखाई पड़ा अगले दिन गायब। बातचीत करोगे किससे? और जो अब ऑपरेट कर रहे हैं वो कहां है, वो क्या कर रहे हैं,
उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनको आदेश कहां से मिले, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो बातचीत करोगे किससे? क्योंकि इजराइल ने इस बीच में गलती भी कर दी, जो शांति मध्य मार्ग के लोग थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया। उसको लगा कि मारेंगे 2-3 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा, इंटेलिजेंस है मेरे पास, बस अब हो गई बहुत बड़ी गलती। तो इसको वर्स्ट केस सिनेरियो बोला है। जरा देखो कि क्या होगा। खूबसूरत शहर है, बिजली आज दुनिया भर का सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। रशिया में चेर्नोबिल हुआ था, आज भी चेर्नोबिल में कोई एंटर नहीं कर सकता। रशिया का जो न्यूक्लियर लीक हुआ था वो तो चलो साइबेरियन रीजन में था, वहां इंसान कम थे, लेकिन आज भी वो नो गो जोन है, आज भी वहां कोई नहीं जा सकता। तो अगर जैसे चेर्नोबिल वो पूरा वीरान हो चुका है, वहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते। माना ये जा रहा, वैज्ञानिक भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां के जो जानवर है ना, उनका जीन चेंज हो चुका है। वहां पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो वहां अभी भी सर्वाइव कर पाए, उनके जेनेटिक्स चेंज हो गए, वहां इंसान नहीं जा सकता। माना जा रहा पूरा जो गल्फ है ना वो बंजर और जहरीला हो जाएगा। देख रहे हो, दो मैंने पिक्चर का कंपैरिजन किया है, क्या खूबसूरत इधर है और ये सामने देखिए। पीने का पानी पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा, ऑलरेडी यहां पानी का, तो लोग मर जाएंगे, खत्म, कैटास्ट्रॉफी इसको बोलते हैं। इसके बाद गल्फ देशों की इकोनॉमी और कंस्ट्रक्शन जो बूम आया हुआ ना, बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबके सब खत्म, सबके सब खत्म। अब सवाल है, क्या दुनिया इस न्यूक्लियर आर्थिक तबाही का बोझ झेल पाएगी? चलिए हम जरा इसको देखते हैं। अब सवाल यह है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी दुनिया अब डिजास्टर के पैमाने पर खड़ी है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से जरा जवाब दें कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट लास्ट में का संचालन मुख्य रूप से किस देश की सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है? चलिए जल्दी से सब लोग फटाफट कॉपी में आंसर लिखिए। देखिए ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फटाफट, बहुत बढ़िया आंसर करें मुझे। अब इसका एक पार्ट और मैं डिस्कस करूंगा कि ये पूरा जो वॉर था वो एआई वॉर क्यों था और भारत के सामने वॉर का खतरा किस रूप में सामने। क्लियर है?